नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में देवभूमि हिमाचल से। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नाड़ी दोष के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये नाड़ी दोष क्या होता है, नाड़ी दोष की मैचिंग क्यों की जाती है, इसको करने के फ़ायदे क्या हैं, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हैं, और अगर आप नाड़ी दोष में बिलीव नहीं करते और इसकी मैचिंग नहीं करते हो तो किस तरह की दिक्कत परेशानियां आपको जीवन में आ सकती हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नाड़ी दोष क्या है। ज्योतिष में तीन प्रकार की नाड़ियां बताई गई हैं: आदि, मध्य और अंत्य। अब दोस्तों, सृष्टि में जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो इन तीन नाड़ियों में से किसी एक में जन्म लेते हैं। हम सभी किसी न किसी इन तीनों नाड़ियों में से किसी एक नाड़ी में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, जब विवाह की बारी आती है तो जब हम बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की की नाड़ी का मैच करते हैं, अगर दोनों एक ही नाड़ी में पैदा हुए हैं तो वो विवाह रिकमेंडेड नहीं होता और उसको हम नाड़ी दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़का भी आदि नाड़ी में जन्म लिया है और लड़की का जन्म भी आदि नाड़ी में हुआ है तो उन दोनों का जो मैच बनेगा वो रिकमेंडेड नहीं है, इसको नाड़ी दोष कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी डेफिनेशन कि नाड़ी दोष क्या होता है। अब दोस्तों, समझते हैं कि इसको इतना इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया है। तो दोस्तों, जो हमारा ट्रेडिशनल शादी के दौरान गुण मिलान या कुंडली मिलान जिसको हम कहते हैं, मैच मेकिंग भी कहते हैं दोस्तों, उसमें 8 गुणों का मिलान किया जाता है और 36 पॉइंट की वेटेज दी गई है उन 8 गुणों को। तो ट्रेडिशनली ये हमारा रिवाज है, इस तरीके से गुण मैचिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों, उन 8 गुणों में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है वो नाड़ी को दी गई है। 36 में से अकेले 8 पॉइंट्स नाड़ी को दिए गए हैं। तो 8 पॉइंट्स का मतलब आप समझ लीजिए कि मोटा मोटा 30% की वेटेज 8 में से केवल एक गुण को दी गई है। तो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ये गुण है तो आप समझ लीजिए कि इसका मैचिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम नाड़ी दोष को नहीं मानते, हमारी कम्युनिटी में नहीं माना जाता, ये गलत है। आप इस तरह का काम ना करें। नाड़ी को मैच करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी सारे गुणों के बनिस्पत। तो ये तो था दोस्तों कि ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, या हम क्यों नाड़ी दोष को इतना देखते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक और कुछ ऐसे कारण कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 तरह के बॉडी टाइप्स बताए गए हैं। और आयुर्वेद में ना जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए तो सबसे पहले वो आपको एक क्वेश्चनर देते हैं जहां आपका बॉडी टाइप फाइंड करते हैं। फिर आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से वो देखते हैं कि आपके शरीर में किस चीज़ का असंतुलन है, और फिर आपको अकॉर्डिंगली आपका पूरा स्केड्यूल बनाया जाता है, मेडिसिन दी जाती हैं, और तब आप रिकवरी करते हैं और आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो आदि, मध्य और अंत नाड़ियां हैं ये आयुर्वेद के वात, पित्त और कफ बॉडी टाइप के समान हैं। जी हाँ। एक तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मेल और फीमेल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मैं यहाँ पर जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ जिसे शास्त्रों में शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण या अर्धनारीश्वर कहा गया है। सृष्टि में दो ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मेल और फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो अगर आप वो जानते हैं तो जो आदि नाड़ी होती है उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करती है, मैस्कुलिन एनर्जी का फैक्टर उनके अंदर ज़्यादा होता है। जो मध्य नाड़ी होती है उसके अंदर मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होता है, और जो हमारी अंत्य नाड़ी होती है उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेट करती है। जी हाँ। अब दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए क्या होता है, जब दो लोगों की शादी कराई जाती है तो उनकी नाड़ी मैचिंग जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़का आदि नाड़ी से है और लड़की भी आदि नाड़ी से है। आप उन दोनों का जब मैच बना देंगे ना, क्योंकि दोनों के अंदर मेल फॉर्म ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, तो वो दोनों ना जीवन भर एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की कभी भी नहीं सुनेंगे, जो एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। सिमिलरली, अगर आप दो मध्य नाड़ी के लोगों का मैच बना देते हैं तो दोस्तों, जो मध्य नाड़ी के लोग होते हैं ना, ये बहुत बैलेंस्ड और स्टेबल होते हैं लाइफ में। ये अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट महसूस करते हैं।
तो इन्हें हमेशा लगता है कि मैं गलत ही नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गलत नहीं हो सकता और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप दो ऐसे इंडिविजुअल्स को जो मध्य नाड़ी से आते हैं, उनकी शादी करा देंगे तो उनके बीच में ये भावना जीवन भर चलती रहेगी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत परफेक्ट हूँ। अगेन ये शादीशुदा जीवन के लिए बड़ी खतरनाक सोच है। बहुत मुश्किल है शादी का चल पाना इस सोच के साथ। और दोस्तों तीसरा अंत में आती है आपकी अंत्य नाड़ी। अंत्य नाड़ी के जो जातक होते हैं, इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों फेमिनाइन एनर्जी की क्या क्वालिटी होती है? फेमिनाइन एनर्जी में क्वालिटी ये होती है कि वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को बहुत इजीली सेक्रीफाइस कर देती हैं। आपने देखा होगा, आपकी लाइफ में भी लेडीज़ होंगे, आपने देखा होगा लेडीज़ की आदत होती है वो दूसरों को खुश करने के लिए जल्दी से अपनी खुशी की बलिदान दे देती हैं। तो दोस्तों जब दो ऐसे इंडिविजुअल्स की शादी कराई जाती है जिन दोनों की नाड़ी अंत्य नाड़ी है, तो दोस्तों उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो जीवन भर दूसरों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देते रहते हैं और इसी में समाज, दुनिया, आसपास के लोग उनका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो अगेन ये शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हम नाड़ी मैचिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नाड़ी मैचिंग की जाती है और आप सेम नाड़ी के लोगों की अगर शादी हो जाती है, तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो संतान उत्पत्ति होती है, वो शादी के बाद जो संतान उन्हें होती है वो फिजिकली वीक होती है, कमज़ोर होती है, बीमारियां उन्हें होती हैं और उनके बीमार होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की नाड़ी मैचिंग पर पूरा ध्यान दिया जाता है। दोस्तों नाड़ी मैचिंग को आप इस तरह से समझिए कि ट्रेडिशनली आपने देखा होगा सारे ही कल्चर्स में दुनिया भर में एक चीज़ कही जाती है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो उनका डीएनए जितना डिस्टेंट हो, उनके बीच में जितना डिस्टेंस हो उतना अच्छा है। कहने का मतलब अपनी रिश्तेदारी में, अपने एरिया में, अपने रीजन में शादी करने से हम बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए बहुत क्लोज हो जाएगा और जब क्लोज डीएनए में शादियां होती हैं तो वहां पर जो संतान उत्पत्ति होती है, जिसको कि विज्ञान भी कहता है कि वो संतान फिजिकली वीक, दिमागी रूप से बीमार हो सकती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकती है और आने वाले समय में उनके साथ दिक्कतें ही होंगी। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ज्योतिष में ये नाड़ी का सिद्धांत बनाया गया है ताकि आप नाड़ी मैचिंग करके शादी करें और इस तरह की समस्याएं आपको आगे ना आएं, आपको सारी समस्याओं से बचाने के लिए। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारी जो आदि, मध्य और अंत्य नाड़ियाँ होती हैं ज्योतिष में, ये आयुर्वेद के वात, पित्त और कफ के इक्विवेलेंट होती हैं। तो अगर आयुर्वेद में आपको अपना बॉडी टाइप फाइंड करना हो तो आप एक क्वेश्चनर भरकर किसी भी वेबसाइट पे जो आयुर्वेद के बारे में लिखती हैं या जानकारी देती हैं, आप एक वहाँ क्वेश्चनर भरिए और आपको उसके खत्म होने के बाद आपका बॉडी टाइप बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजी कितनी सुप्रीम साइंस है कि आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है और आपको आपका बॉडी टाइप यूं बता दिया जाएगा। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारे ऋषियों का, उन विद्वान लोगों का जिन्होंने ये इतनी सुप्रीम साइंस और इतने अच्छे तरीके हमें इन्वेंट करके दिए कि आने वाले समय में हम शादी करें, हमारी शादी टूटे भी नहीं, हमारी शादी अच्छे से चले और जो हमें संतान की प्राप्ति हो वो भी समझदार, स्वस्थ और सुंदर हो। तो दोस्तों इसलिए नाड़ी मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी इसे ज़रूर अहमियत दें, इग्नोर ना करें। और ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी गुण। और हमेशा जो कुंडली का विवेचन है वो किसी अच्छे इंसान से करवाएं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है दोस्तों गुण मिलान में होता क्या है कि 36 पॉइंट की वेटेज है तो समाज में एक धारणा बन चुकी है कि 18 से कम नहीं मैच होने चाहिए और 28 या 32 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो बहुत अच्छा मैच है, शादी कर लो। दोस्तों ये बिल्कुल गलत धारणा है। जब आप कुंडली का अध्ययन करते हैं या गुण मिलान करवाते हैं तो ये ज़रूर देखिए कि कौन से गुण मैच नहीं हुए। जी हाँ, क्या मैच हुए ये देखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा भी देखना ये ज़रूरी है कि कौन से गुण मैच नहीं हो रहे। तो अगर कहीं गलती से भकूट या नाड़ी मैच नहीं हो रहा है तो मैं इस तरह के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता हूं और इस तरह के रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण गुण मिलान और नाड़ी दोष को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आजकल मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप मेरा कुंडली देख लीजिए, ये बता दीजिए, मुझे वो बता दीजिए।
और दोस्तों क्योंकि मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, यूट्यूब पर भी वीडियोस डालता हूँ और भी फोरम्स पर मैं ये काम करता रहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं सभी लोगों को टाइमली रेस्पॉन्ड करूँ, और कुछ लोगों को तो मैं कर भी नहीं पाता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ। तो दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है कोरा, QUORA, जिसका मेरा प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। दोस्तों वहाँ पर मेरा एक स्पेस है, फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग। आप वहाँ जाइए, स्पेस को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ डाल दीजिए। उस जगह पर मैं आपके क्वेश्चंस को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। वो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।